हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस। माई सेल्फ रुस्तम पांडे। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज मैंने साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गेसिंग किया है। अगर आप यह क्वेश्चन को पढ़ करके जाते हैं फ्रेंड्स तो उम्मीद दिलाता हूँ आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपका साइंस जो होता है 80 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल देना होता है फ्रेंड्स। अब देखिए, आपको फिजिक्स से पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि फिजिक्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन यानी लॉन्ग में पूछे जाते हैं, यानी 3 से 4 नंबर में आपको पूछे जाएंगे। और आपको 80 नंबर में सोच लीजिए, एक तो सबसे बढ़िया चीज क्या हो गया ना कि 80 नंबर में आपको 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आज मैंने आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है फ्रेंड्स, ऊर्जा है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यस, आपका जो है रियलिटी है, ठीक है ना, कि प्रकाश क्या है, आपके लिए क्या है, तो एक एनर्जी का काम करता है। अगर सोचिए कि अगर इस दुनिया में प्रकाश हो ही ना तो आप क्या कोई वस्तु को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सहायता आपका लाइट कर रहा है, ठीक है। प्रकाश का कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी है। प्रकाश का चाल निर्वात में 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल इतना होती है, 3 × 10⁸ मीटर। अब समझिए चाल निर्वात में क्या है, ठीक है। निर्वात में क्या है, तो प्रकाश का चाल जो हवा में होता है ना, वो जो रफ्तार से आता है वो इतना रफ्तार से आता है, उसका 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर का उसका रफ्तार होता है अपना एक लाइट का, ठीक है। प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। उनका चाल जो होता है ना, हर एक माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में गमन करती है फ्रेंड्स? सीधी रेखा में। आप देखे होंगे प्रकाश क्या कोई वक्र रेखा पर गमन करती है? बिल्कुल नहीं। प्रकाश हमेशा कौन सा रेखा में गमन करती है? तो स्ट्रेट लाइन में, यानी सीधी रेखा में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो स्पष्ट दृष्टि यानी आप कहां से कहां तक देख सकते हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की अगर न्यूनतम दूरी पूछेगा तो एक चीज आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति का अगर न्यूनतम दूरी यानी वो सबसे कम से कम कहां तक देख सकता है, तो मिनिमम कितना, 25 सेंटीमीटर। अगर अधिक से अधिक पूछेगा कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है, तो होता है अनंत फ्रेंड्स। क्या आप कोई चीज को देखते हैं, ठीक है ना, अगर आप खुली आंखों से कोई चीज को देखते हैं तो आपको कहां तक दिखता है, वह कहीं ना कहीं आप अनंत तक देखते हैं। अगर आप सोचिए कि अगर कोई वस्तु को हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई वस्तु को अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो बीच में दीवार है, ठीक है, तो वहां तक मेरी नजर जाएगी, यानी दीवार कहीं ना कहीं हम लोगों की नजर को क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा ना। तो अवरोध उत्पन्न करेगा तो हम लोगों का नजर वहीं तक फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर वो दीवार नहीं होता तो और आगे हम लोग देखते, अगर उसके आगे भी कुछ नहीं, कोई वस्तु नहीं है, तो उसके आगे और हम देखते। तो अगर मनुष्य का अगर दूरी पूछेगा, अधिकतम दूरी तो होता है अनंत, और अगर न्यूनतम दूरी का बात करें तो होता है कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या फ्रेंड्स, प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। कोई भी चीज को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। अब सोचिए सपोज दैट कि अगर आपका कोई शीशा है, ठीक है ना, अगर आपका कोई शीशा है, सोच लीजिए अगर ये आपका कोई शीशा है, ठीक है, ये शीशा है, अगर प्रकाश कहीं से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे पड़ा तो वो कहीं ना कहीं इधर क्या रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। आप समझिए अगर आप कभी देखे होंगे शीशा पर कोई भी प्रकाश पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, प्रकाश रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी जिस और पहली किरण जो आता है ना प्रकाश, जैसे कि शीशा है ये और इस पर कोई प्रकाश पड़ा तो उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। जो फर्स्ट वाला किरण पड़ता है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जो लौट जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए रिफ्लेक्ट का मतलब भी यही है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकनी सतह पर पड़ती है तो सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब समझिए कि आप लोग घर में बहुत सारा ऐनक को यूज करते होंगे, ठीक है, शीशा को यूज करते होंगे चेहरा देखने के लिए। तो वो अगर शीशा को आप जाइए धूप में लेकर के आप जाइए, ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंट ही करना है तो धूप में लेकर के जा सकते हैं आप शीशा को। अगर आप धूप में लेकर के जाते हैं तो वो शीशा में अगर प्रकाश पड़ेगा ना तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्ट होगा। आप देखेंगे जिस
माध्यम में प्रकाश आता है उसी माध्यम में लौट जाता है, और यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है फ्रेंड्स? 2 नियम। ठीक है, अगर आपको पूछेगा प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है? 2 नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, यानी ठीक है देखिए एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पे होते हैं। ये आपतित किरण क्या है? आपतित किरण का मतलब होता है कि जो प्रकाश सबसे पहले, ठीक है, जो प्रकाश सबसे पहले जो ऐनक पर पड़ता है, जो शीशा पर पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और जिस प्रकार से वो पड़ा और उस प्रकार से उसका रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना, वो प्रकाश क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, तो वो हो गया कहीं ना कहीं परावर्तित किरण। और देखिए जब भी कोई किरण होता है ना फ्रेंड्स, तो 2 किरणों के बीच में एक झुकाव जरूर उत्पन्न होगा, और जिसको हम लोग कोण बोलते हैं, और यहाँ पर बनेगा वो कौन सा? अभिलंब। ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये फर्स्ट नियम है। और सेकेंड नियम क्या है कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए ये कुछ फिगर है, अब कुछ फिगर है तो इसका मतलब समझिए कि देखिए आपको जब भी 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रकाश का प्रवर्तन पहले लिख दीजिए कि जब भी कोई समतल या चिकनी सतह पर पड़ती है तो सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। फिर अगर आपको और 3 नंबर में है तो थोड़ा विशेष लिखना पड़ेगा, प्रकाश का प्रवर्तन तो आप लिख दिए, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। तो फर्स्ट नियम कौन सा होगा? तो आपतित किरण परावर्तित किरण का कौन सा होगा? बराबर होगा, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। ठीक है, सेकंड कौन सा होगा? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे, और थर्ड नंबर में आपको फिगर दे देना है। ठीक है, अब देखिए ये एक प्रकार का शीशा है, ठीक है, जिसका हम लोग बाहरी सतह क्या कर दिए? कलई कर दिए, रजतित कर दिए। इसका बाहरी सतह रंगा हुआ है, इसका मतलब देखिए अगर ये बाहरी सतह आप इसका नहीं रंगिएगा ना, तो कोई भी प्रकाश क्या होगा? रिफ्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा कब प्रकाश? जब कोई ना कोई एक सतह क्या होता है? रंगा हुआ रहता है, तो ही प्रकाश क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। अब बताओ ये सतह हम सोच लीजिए कि अगर रंगा हुआ नहीं रहे, ठीक है, तो प्रकाश कभी रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, कभी प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। तो अगर प्रकाश को रिफ्लेक्ट करना है तो एक सतह क्या होना चाहिए? रंगा हुआ होना चाहिए। तो देखिए ये फर्स्ट किरण है, यहाँ पे पड़ा, ठीक है, यह फर्स्ट किरण है जो जिसको आप नाम दिए थे कौन सा? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण जैसे ही समतल दर्पण पर पड़ता है, जिस प्रकार से पड़ा उसी प्रकार से लौट गया, यानी जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। और ये दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, ये बनता है कोण आई, कोण आर, जिसमें आई का मान होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको बोलते हैं कौन सा कोण? आपतन कोण। कोण आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये जो बन गया जो अभिलंब हो गया। अब देखिए ओ है आपतित किरण, जिस बिंदु पर पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये फिगर को अगर आप पार लेते हैं तो आपको 2 से 3 नंबर आपको बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन और को देखते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स फिजिक्स में, तो आप अगर आप चाहेंगे तो धीरे धीरे आप उतार भी सकते हैं अपने कॉपी में, और इसे अच्छे तरह से याद करके एग्जाम हॉल में प्रवेश करें। आप अगर इतना कर करके जाते हैं फ्रेंड्स, तो उम्मीद दिलाता हूँ हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के क्या लिखना है? 2 उपयोग लिखना है। ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो फर्स्ट में देखिए अवतल दर्पण का उपयोग में दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए, चेहरा देखने में। अच्छा बताइए अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने के लिए ही क्यों होता है? क्योंकि अवतल दर्पण का एक खासियत है फ्रेंड्स, अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना, अवतल दर्पण में अगर देखा जाए तो कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ना, वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा, आभासी और काल्पनिक बनता है। काल्पनिक का मतलब सीधा। अच्छा बताइए अगर आप सैलून वगैरह में जाते हैं, जो लड़के होंगे वो सैलून वगैरह में जाते हैं, जो लड़कियां होती है वो पार्लर वगैरह में जाती है, तो वो दोनों तो जाती है, ठीक है, एक सैलून में एक पार्लर में, लेकिन दोनों में अगर आप देखेंगे तो अगर सैलून में जो शीशा लगा रहता है तो वो होता है कौन सा मिरर होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है ना, अवतल दर्पण। अगर आप अवतल दर्पण का देखो, सैलून में जाइए तो अवतल दर्पण मिलेगा, पार्लर में जाइए तो अवतल दर्पण मिलेगा, सिर्फ वहीं पे मिलता है।
क्योंकि अगर बताओ कि अगर आप दाढ़ी वगैरह या बाल वगैरह बनाते हैं तो छोटा छोटा दाढ़ी आपको बड़ा दिखाई देता है। अभी तो बताएं कि अवतल दर्पण का क्या खासियत है। तो अवतल दर्पण का खासियत है कि इसमें कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा, तभी तो छोटा छोटा दाढ़ी आपको बड़ा दिखाई पड़ता है। तो इसका उपयोग होता है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए, चेहरा देखने में, ठीक है। और देखिए अवतल दर्पण का होता है मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में। अच्छा बताइए मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में कैसे, ठीक है, इसको हम चलिए नहीं समझ सकते। आपको लगता होगा कि ये हम नहीं समझे सर कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो एक चीज समझिए, देखिए अवतल दर्पण क्या होता है ना कि अपना प्रकाश को एक नियति, मतलब अपना प्रकाश को एक नियत रखता है, वो ज्यादा फैलाता नहीं है। उत्तल दर्पण फैलाता है लेकिन अवतल दर्पण ज्यादा अपना प्रकाश को इधर उधर फैलाता नहीं है। क्यों, देखते हैं। अवतल दर्पण बताइए, हेडलाइट जो है, हेडलाइट अगर आप बांटते हैं, आप गाड़ी वगैरह तो चलाते होंगे, हेडलाइट वगैरह को आप जलाते हैं, ठीक है, तो उसका फोकस एक नियत रहता है। जितना आप स्लेटर मारिएगा उतना फोकस उसका रहता है, ठीक है। कोई कोई आप गाड़ी में देखिएगा तो आप जितना स्लेटर मारते हो उतना फोकस उसका जाता है, लेकिन अब ज्यादा स्लेटर दीजिएगा तो उसका फोकस नियत होता है, ठीक है। आप उसको उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, उससे मतलब प्रकाश जो है ना उससे ज्यादा नहीं होता, एक फोकस नियत रहता है। तो यह फोकस, अगर टॉर्च का फोकस देखना है तो अगर हमको, अगर छोटा टॉर्च है तो जिसका रेंज कम है तो वहीं तक रहेगा, उसको हम 3 से 4 बैटरी डाल देंगे तो क्या रेंज बढ़ जाएगा, नहीं। तो अवतल दर्पण का खासियत क्या है कि अवतल दर्पण हमेशा जो है ना अपना फोकस को एक नियत, मतलब बांध करके रखता है। वो कभी भी प्रकाश को डाइवर्ट नहीं करता है, वो हमेशा कन्वर्जिंग बनाए रखता है। कौन, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है, डाइवर्ट करता है, ठीक है। उत्तल दर्पण हमेशा क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। अब देखिए डाइवर्ट का मतलब उत्तल दर्पण कैसे करेगा। अब तो आप समझ गए, उत्तल का मतलब होता है साइड मिरर के रूप में, ठीक है। साइड मिरर जब आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उसमें भी एक छोटा, मतलब 2 प्रकार का है, इस प्रकार से ऐसे करके दर्पण लगता है ना। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें एक दर्पण इधर, एक दर्पण इधर, यानी LHS तरफ, एक RHS की तरफ, ठीक है। अब देखिए कि दोनों दर्पण है। अगर बड़ा बड़ा गाड़ी है, ठीक है, बड़ा बड़ा गाड़ी है तो बड़ा बड़ा गाड़ी का प्रतिबिंब जो इमेज बनता है वो उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। क्योंकि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या खासियत है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण का खासियत है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है, छोटा, यानी जितना भी बड़ा बस क्यों ना है उत्तल दर्पण में छोटा दिखेगा, ठीक है। अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो बड़ा बड़ा बस, बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह गुजरते रहता है तो क्या आईना से ज्यादा होता है क्या, मतलब जितना छोटा आपका शीशा है उसमें टोटल का टोटल आ जाता है, उसका पूरा सेफ बनता है, यानी पूरा इमेज बनता है। लेकिन इमेज बनता है लेकिन कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा अपना इमेज को क्या करता है, छोटा बनाता है। सोडियम परावर्तक लैंप में, लैंप पे इसमें किस प्रकार से होगा, तो लैंप का मतलब होता है, देखिए आपको अभी बताएं कि अवतल दर्पण अपना प्रकाश को क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है। कन्वर्जिंग का मतलब वो ज्यादा अपना प्रकाश को फैलाता नहीं है, एकदम नियत रखता है, ठीक है। लेकिन ये उत्तल दर्पण क्या है, ये अपना प्रकाश को फैलाता है, ठीक है। ये अपना प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। यानी देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग ज्यादातर कहाँ होता है, तो अगर आप गली वगैरह में देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारा पॉल होता है, ठीक है। पॉल समझते हो, देहात वगैरह में बहुत पॉल होता है और पॉल के ऊपर जो है ना बहुत सारे लैंप लगे हुए रहते हैं। मतलब लैंप, जितना भी पॉल होता है, पॉल के ऊपर जो होता है बहुत ऊंचे ऊंचे में क्या बोलते हैं, बल्ब वगैरह लगे रहते हैं। तो ऊंचा ऊंचा में बल्ब को टांगा जाता है ना कि वो जो बल्ब है ना वो अपना प्रकाश को क्या करता है, अपना प्रकाश को डाइवर्ट करता है, यानी चारों तरफ फैलाता है, ठीक है। चारों तरफ फैलाता है तो जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि उसमें कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का है काम कि प्रकाश को फैलाना, और अवतल दर्पण का है प्रकाश का कन्वर्जिंग करना। कन्वर्जिंग का मतलब ये नहीं आप समझ जाइए कि नहीं सिकुड़, मतलब पूरा एक तरह से अटैच कर लेगा, जितना मतलब फोकस है उतना ही रहेगा, उतना मतलब। अब बताइए अवतल दर्पण में अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम अभी का बात करेंगे तो अभी हम बना रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा टेबल है फ्रेंड्स, और उस पर हम लोग एक लाइट को रख दिए और उस पर हम वीडियो अभी शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी अगर हमको देखा जाए तो ये कौन सा दर्पण होगा, ठीक है। अभी कुछ लाइट हम रखे हुए हैं तो जिसको बोलते हैं टेबल लैंप बोलते हैं, ये इसमें कौन सा दर्पण है, तो इसमें अवतल दर्पण है। क्योंकि ये प्रकाश को जो है ना एक नियत बनाए रखा है, सिर्फ जितना भी प्रकाश है टोटल टेबल पर है, आगे पीछे कुछ नहीं, आगे पीछे मेरा अंधेरा है, ठीक है, पूरा टेबल पर पूरा फोकस है, तो ये अवतल दर्पण है। अगर उत्तल दर्पण का अगर लैंप होता, उत्तल दर्पण जिसमें होता तो वो क्या करता, टोटल रूम को, जैसे हम घर वगैरह में बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, वो क्या करता, प्रकाश को नियत रखता नहीं, वो टोटल रूम को इंजोरा कर देता है, उजाला कर
देता है तो उसमें उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग ज्यादातर हम लोग सोलर कुकर में, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल में चेहरा प्रदर्शनी के लिए, चेहरा देखने के लिए हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लिख लेंगे VVI, यानी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप बढ़िया से याद करेंगे, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है दाढ़ी बनाने में? अभी तो बताएं कि अवतल दर्पण का खासियत क्या है, कभी भी छोटा छोटा चीज हमेशा बड़ा दिखाई देता है, इसलिए दाढ़ी बनाने वालों को भी आसानी होती है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि अवतल दर्पण के निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी बनता है, जिसे हजाम बोला जाता है नाई को फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें हजाम को दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। अभी तो बताएं कि आपको छोटा छोटा चीज अगर अवतल दर्पण में ले जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा दिखाई देता है, जिसमें हजाम को दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण का उपयोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों होता है? यानी उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, क्योंकि उत्तल दर्पण का खासियत है कोई भी बड़ा वस्तु को क्या करता है, बड़ा वस्तु का जो इमेज बनाता है ना, इमेज उतारता है, वो छोटा करके उतारता है। इस प्रकार से उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग जानते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्यों होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसलिए होता है क्योंकि पीछे से आने वाली बड़ी बड़ी गाड़ी का प्रतिबिंब उस उत्तल दर्पण में छोटी, सीधा तथा काल्पनिक बनता है, जिससे गाड़ी चालक को गाड़ी चलाने में सहायता होती है। ठीक है, अब देखिए एक 7 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र को लिखें। दर्पण सूत्र का मतलब देखिए, इसमें बहुत सारा ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला को अगर आप जानेंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, तो उन पर आपको फोकस करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक का क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान से पढ़ करके जाएंगे। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v, v को हमेशा प्रतिबिंब की दूरी बोलती हैं, u को हमेशा वस्तु की दूरी और f को हमेशा फोकस दूरी। अब एक चीज समझिए, अगर ये 3 चीज है, ठीक है, दर्पण सूत्र जो निकलता है ना, गोलीय दर्पण से निकलता है, जिसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। आपको देखिए, बस आप बहुत सारे कोचिंग ट्यूशन में पढ़े होंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर का आप बढ़िया से नोट्स वगैरह बना करके रखे होंगे, हमको उम्मीद है कि आप रखे होंगे। बस ये क्वेश्चन क्या है ना कि एक जगह आपको हम सम्मिलित कर करके बता रहे हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति जो है ना कि कोचिंग ट्यूशन क्या है, मतलब महीना में को होता है, किसी किसी का आदत होता है कि महीना में 2 से 3 बार जाएगा। ठीक है, बाकी उसका सिलेबस जो होता है छूट जाता है, तो आपको हम एक जगह लिख करके सब दे दिया गया है। अभी भी आपके पास टाइम है, आपको हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपके पास अभी टाइम नहीं है, आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते। एक दिन 24 घंटा जो होता है ना, बहुत होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 24 घंटा जो होता है एक व्यक्ति के लिए बहुत होता है। आप चाहिएगा तो टोटल के टोटल आप साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंडेंट है, क्योंकि पढ़ना आपको है फ्रेंड्स, समझ गए ना। अब देखिए, गोलीय दर्पण, जो अगर गोलीय दर्पण का बात करें जिसमें दर्पण सूत्र निकलता है, ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल बनता है, एक उत्तल बनता है। अवतल दर्पण में क्या होता है ना कि हर एक चीज, जितना भी चीज है, जैसे फोकस दूरी का बात करें, प्रतिबिंब का दूरी का बात करें, वस्तु का दूरी का बात करें, हमेशा क्या होता है, निगेटिव साइन का लेता है। कौन सा? निगेटिव साइन। और जो अगर उत्तल का बात करें, ठीक है ना, अगर उत्तल का बात करें तो हमेशा क्या लेता है, पॉजिटिव। चलिए हम एक फिगर को देखते हैं। आपको पहले बताया होगा कोई ना कोई, ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है, ग्राफ है, जिसका ये ऊपर जो होता था y होता था और नीचे होता था y'। ठीक है, इधर होता था x और इधर होता था x'। ठीक है, अब बताइए y' x'। अच्छा, y क्या बताता है? यहाँ पे अगर y है वो क्या बताता है कि बाबू हम क्या है, पॉजिटिव है, और जिस पे डैश लगा रहा है वो क्या है, निगेटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। तो इधर प्लस, तो ये हमेशा कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण जो होगा, जितना भी इसमें चिन्ह परिपाटियां होगी वो सब प्लस में होगी। अवतल दर्पण का बात करें, जिसका उत्तल दर्पण का खासियत क्या है, जिसका आंतरिक सतह रंगा हुआ हो, और अवतल दर्पण का जिसका बाहरी सतह रंगा हुआ हो। ठीक है, इस प्रकार से बाहरी सतह रंगा हुआ उसको अवतल दर्पण बोलेंगे। और जो चीज भी इसमें होती थी, फोकस होती थी, वक्रता केंद्र होती थी, इसमें हम आगे पढ़ेंगे, फोकस होती थी, वक्रता केंद्र होती थी, ये हमेशा क्या होगा, इधर वाला साइड में। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये होता है टोटल माइनस। एक चीज आप ये भी जानिए कि अगर कोई भी ग्राफ है उसमें बायां पक्ष अगर बात करेंगे, बायां, और एक तरफ होता है
दायां, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं LHS और एक को बोलते हैं RHS, ठीक है। LHS हमेशा जो होगा माइनस में होगा और दायां साइड जो होगा RHS जो होगा हमेशा प्लस में होगा। लेकिन एक चीज क्या होता है ना कि आपको ये भी देखना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई सिर्फ होता है प्लस में, ठीक है। अगर अवतल दर्पण का बात करें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है प्लस में, और अगर उत्तल दर्पण का बात करें तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस में, ठीक है। एक चीज आप याद रखेंगे कि वस्तु की दूरी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, मिरर आपका कैसा भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, कन्वेक्स हो या कनकेव हो, हमेशा जो होता है वस्तु की दूरी, जो ऑब्जेक्ट होता है यानी लेंथ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, वो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। माइनस हमेशा निगेटिव में होता है, ठीक है। वो क्योंकि दायां साइड होता है चाहे बायां साइड, वो हमेशा वस्तु की दूरी निगेटिव होता है। अब ये भी होगा ना कि भैया वस्तु का दूरी जो होता है निगेटिव ही क्यों होता है, ठीक है। तो हम देखिए अवतल दर्पण अगर पाड़ते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण पाड़ दिए, उसमें बताइए कि यहाँ पर क्या होता है, तो फोकस, यहाँ पे क्या होता है, तो वक्रता केंद्र। अगर कोई वस्तु को अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, उसका प्रतिबिंब बनेगा तो जाकर के फोकस पर, फिर इस प्रकार से हम पढ़ेंगे चिन्ह पर, क्या बोलते हैं, किरण आरेख। तो ये जो है हमेशा कौन सा साइड रखा है, वस्तु हमेशा जब बायां साइड रखाता है तो हमेशा वो वस्तु का दूरी क्या होता है, माइनस। अगर उत्तल दर्पण का भी बात करें, ये तो ऐसे करके रंगा हुआ रहेगा, उत्तल दर्पण का भी बात करें तो आपका उत्तल दर्पण का अगर बात करें तो इस प्रकार से उत्तल दर्पण होगा। तो यहाँ पर वस्तु रखाता है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखाएगा ना, तो ये बायां साइड होगा हमेशा, कौन सा साइड, बायां साइड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट का रख दिए, यहाँ पर आपको तो पता है P होता है दर्पण ध्रुव जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल बनते हैं। तो जब भी वस्तु हमेशा बायां साइड हो, क्या कौन सा साइड, बायां साइड, तो हमेशा क्या होता है, U जो होता है निगेटिव होता है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि दर्पण सूत्र जब भी रहता है तो दो पार्ट में बटा रहता है, एक आपका अवतल एक आपका उत्तल। 1/v + 1/u = 1/f होता है दर्पण सूत्र, जिसमें वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी भी, फोकस दूरी f। अगर अवतल रहेगा तो टोटल माइनस में होगा, उत्तल रहेगा तो टोटल ये प्लस में होगा। लेकिन अवतल अगर रहेगा तो सिर्फ प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में होता है, उत्तल रहेगा तो सिर्फ वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आप उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक आप जरूर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, तो किसी वस्तु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब जो होता है ना, दो प्रकार का होता है, एक काल्पनिक, एक होता है वास्तविक। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में आपको अंतर पूछेगा एग्जाम में, तो आप किस प्रकार से देंगे, तो आप बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनती है। दूसरा पॉइंट क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे होता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखेंगे। और देखिए फिजिक्स में क्या है ना कि अगर आप कोई क्वेश्चन को जान रहे तो उसके साथ साथ फिगर को भी लेकर के नोट करके चलिएगा, ठीक है। फिजिक्स देखो, एक चीज आप समझिए कि अगर फिजिक्स का आप एग्जाम दे रहे हैं तो फिजिक्स शुरुआत में होता है ना, जैसे भी आपका बटा हुआ रहता है हर एक चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यही तीनों से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिजिक्स में थोड़ा सा फिगर ये सब चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शन ध्यान देना होता है, और बायोलॉजी में तो आप जानते हैं आपका फिगर, ठीक है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है ना। अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का क्या बोलते हैं, फोकस। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये हम A और B, ये तो अवतल दर्पण हो गया। ये जो चीज होता है जिसपे F C अनंत फोकसांतर ये सब होता है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष तो हो गया, अब यहाँ से हम कोई किरण को ला रहे हैं, ठीक है। अब तो ये बताए थे आपको कि जब भी किरण कोई आता है तो हमेशा सीधा आता है और परावर्तन करते हुए निकलेगा। अब बताइए कि तो रंगा हुआ सतह है, तो प्रकाश का किरण इस गति से आ रहा है, ठीक है।
ये तो रंगा हुआ सतह क्या पार कर जाएगा? नहीं करेगा पार। क्यों? क्योंकि ये रंगा हुआ सतह है। रंगा हुआ सतह से कभी भी प्रकाश आर पार नहीं होता है, हमेशा वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आया प्रकाश, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, वो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। चलिए एक प्रकाश को और ले लेते हैं, यहाँ से आया, ये रिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ से क्या गुजरेगा? फोकस से। बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को यही पहचान है कि आप उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाइए? फोकस पर। तो इस प्रकार से 10th नंबर आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे, कॉपी में उतार लेंगे। और बस आपके पास समय नहीं है तो आप थोड़ा सा जो है ना, आप थोड़ा अब साइंस में थोड़ा सा रुचि लगाइए और बस 1-2 दिन के खेल है ये, समझिए। ठीक है, 1-2 दिन में आप इसको क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्या है? उसी प्रकार से अवतल दर्पण में पढ़े, उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में पढ़ना है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की आती किरणें और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण का क्या खासियत है, समझिए। अवतल दर्पण में क्या है ना कि वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है हमेशा फोकस पर बनता है। हमेशा कहाँ बनेगा? फोकस पर। लेकिन उत्तल का क्या बात है ना कि उत्तल में फोकस पर नहीं बनता है। आपको ऐसा लगेगा ना कि उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बन रहा है, अवतल में डायरेक्ट फोकस पर बन जाता है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। अवतल दर्पण में देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? डायरेक्ट फोकस पे बना कि नहीं? अवतल दर्पण में डायरेक्ट आपका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? फोकस पर। लेकिन उत्तल में क्या है कि उत्तल में आपको लगेगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। देखिए यहाँ पर ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। थोड़ा सा फिगर अथी हो गया होगा फ्रेंड्स। देखिए इसका बाहरी सतह मैंने रंग दिया है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर उत्तल दर्पण का बात करेंगे तो हम इसका अंदर वाला सतह रंगेंगे। ठीक है ना, अंदर वाला सतह रंगेंगे। तो बताइए अंदर वाला सतह रंगेंगे और जब भी प्रकाश का किरण गुजरेगा तो हमेशा परावर्तक सतह से गुजरेगा। तो चलिए इस प्रकार से गुजरा। ठीक है, इस प्रकार से गुजरेगा। तो बताइए कि इसका जो किरण है, आप अगर इसको अगर डाइवर्ट करेंगे ना इस प्रकार से, ऐसे बताइए ये जो किरण है इस प्रकार से मुड़ जाएगा, इस प्रकार से मुड़ जाएगा। तो इसका देखिए किरण इस प्रकार से समानांतर जा रहा है ना, तो ये फोकस से गुजरेगा। और ये तो मुख्य अक्ष हो गया। फिर इस प्रकार से किरण गुजरेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए यह किरण यहाँ गुजरा। ठीक है, परावर्तक सतह से टकराया, अपना माध्यम में लौट गया। और इसका देखिए ये किरण को अगर आप मिलाइएगा तो देखिए कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। तो ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। ये खासियत किसका है? उत्तल दर्पण का। लेकिन अवतल दर्पण में डायरेक्ट प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अगर अंतर पूछा जाए तो आप किस प्रकार से देंगे? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ। ठीक है, परावर्तक सतह क्या होगा? धंसा हुआ। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ। क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह धंसा हुआ रहने का कारण क्या है कि उसका जो होगा बाहरी सतह रंगा हुआ रहता है। और रंगने के कारण जो परावर्तक सतह देखिए किसको कहेंगे हम लोग? जैसे ये हो गया। ठीक है, इसको बाहरी सतह में रंग दिया। तो ये जो भाग होता है ये अंदर वाला, ये होता है कौन सा सतह? परावर्तक सतह। अगर उत्तल दर्पण का बात करेंगे तो ये अंदर वाला सतह रंग देंगे, अंदर वाला सतह रंग देंगे तो इसका परावर्तक सतह ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसी होती है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ी होती है। ठीक है, कौन सी होती है? उभड़ी। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं और इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक एवं क्या होता है? काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण करता है और उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। अब देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? फोकस दूरी और किसमें? वक्रता त्रिज्या में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको हम लोग सिद्ध भी करना सीखेंगे। F बराबर R/2, जहाँ F जो होता है फोकस दूरी होता है, R जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं इसको। अब देखिए अब देखिए फ्रेंड्स अवतल दर्पण में प्रमाणित करना है F बराबर R/2, जो आपका 14वां नंबर क्वेश्चन है। तो ये देखिए अवतल दर्पण मैंने पार दिया। ठीक है, एक अवतल दर्पण ले लिया। ये जो है आपका मुख है, जहाँ F बनेगा, जहाँ C बनेगा, यहाँ दर्पण ध्रुव P हो गया। ये B, इसको मान लिया कोई किरण है A और B। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। अब देखिए कि हम लोगों ने उत्पत्ति में ये फिगर जो है ना खुद से बनाया है फ्रेंड्स। तो खुद से बनाया है तो आपको उत्पत्ति लिखना पड़ेगा। उत्पत्ति का मतलब होता है कि इस फिगर में आप क्या क्या दिए हैं उनकी जानकारी आपको इस चीज में लिखना है। ठीक है, अब बताइए देखिए जैसे माना कि Mn क्या है? अवतल दर्पण। M और N क्या है? एक अवतल दर्पण। ठीक है, मैंने मान लिया। जिसपे दर्पण ध्रुव P है, जो दिया गया वो लिखिए। जिसपे दर्पण ध्रुव P और फिर उसके बाद वक्रता केंद्र C,
फोक्सांतर क्या हो गया, एफ। एफ और पी के बीच में जो फोक्स एफ बनता है उसको फोक्सांतर बोल देता था। वक्रता त्रिज्या क्या है, आर, यानी पी से लेकर के सी तक, पी और सी से लेकर के ये टोटल का दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या डिनोट करता है। अब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आर है, तो ए बी किरण कौन सा होगा, तो ये ए बी किरण, ठीक है, ए बी किरण आ रहा है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर, मतलब मुख्य अक्ष तो ये हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर ही आ रहा है ना, पैरेलल आ रहा है, तो ए बी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और दर्पण से टकराई और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर गुजरती है, यानी कहाँ गुजरी, एफ, तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है एफ बराबर क्या, आर बाई 2, ठीक है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से अगर चलेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन के नियम तो पढ़े थे कि जिस प्रकार से, यानी जिस दर्पण पर भी कोई प्रकाश आता है, जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी को तो प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब देखिए कोण ए बी सी बराबर सी बी एफ हो गया, ए बी सी बराबर सी बी एफ, यानी जिस दिशा से आया उसी दिशा से लौट गया, समीकरण 1 हो गया। एकांतर कोण से अगर देखेंगे तो बताइए, यहाँ पर कुछ एंगल बनता है ना, ये एंगल बनेगा, तो ये एकांतर कोण का मतलब क्या होता है कि अगर ये एंगल है तो इसका बराबर कौन सा एकांतर कोण होगा, तो ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा ना, तो इसको बताना है। तो अगला हो जाएगा कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी में बताइए बी बीच में है, तो बी बीच में है तो इसका एंगल कौन सा है, बी, तो इसका अब एंगल हमको दोनों को बराबर करना है, तो इसमें ऐसा कीजिए जिसमें सी बराबर हो जाए, तो कोण ए बी सी हो गया, तो अगला हो जाएगा बी सी एफ, ठीक है, तो ये कौन सा कोण से हो जाएगा, एकांतर कोण से। अब बताइए इसका एंगल क्या है, तो ये बी है, इसका एंगल क्या है, सी है, पूछेंगे कि इसका एंगल क्या है, बी, इसका एंगल सी, तो बताइए बी और सी का एंगल है, इसमें आप बताइए कि कौन सा आप रेखा निकालेंगे, कौन बी और कौन सी, तो बी है कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, बी यहाँ पे है, तो बी के सामने देखिए, तो बी के सामने देखिए क्या दिखा, सी एफ, बी के सामने सी एफ दिखा, तो बी के सामने क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, चलिए इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सी है तो सी के सामने जाइए, तो सी के सामने क्या दिखेगा, बी एफ, ठीक है, बी एफ, तो यहाँ हो जाएगा कितना, बी एफ बराबर सी एफ। जितना भी प्रतिक्रिया है सब हो रहा है किसका, तो माना कि बीपी की क्या है, करीब है, ठीक है, बीपी की क्या है, करीब है, तो हम यहाँ पर चलेंगे, पीसी बराबर एक फॉर्मूला निकलता है, पी सी बराबर, ठीक है, पीसी बराबर जिसको आर बोलते हैं, पीसी बराबर फॉर्मूला क्या निकलता है, इतना के बीच की दूरी क्या होगा, तो सी एफ और प्लस पी एफ, पीसी बराबर क्या होगा, सी एफ और प्लस पी एफ, ठीक है, तो पीसी बराबर सी एफ प्लस पी एफ हो गया, तो पीसी बराबर क्या बोल सकते हैं, एफ प्लस एफ, ठीक है, पीसी बराबर क्या बोल सकते हैं, एफ, यानी सबके दूरी कितना है, फोकस दूरी है ना, तो पीसी बराबर एफ प्लस एफ हो गया, तो आर बराबर कितना है, 2f, इस प्रकार से एफ बराबर आर बाई 2 आपका क्या हो गया, प्रूव। ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इससे आप क्वेश्चन को बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बिल्कुल बढ़िया से इससे देख सकते हैं, आप अपना कॉपी में इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो थोड़ा समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड में थोड़ा सा करेंगे। अवतल दर्पण में किरण आरेख खींचना है। अवतल दर्पण में देखिए 6 प्रकार का किरण आरेख खींचा जाता है। पहला बात आप समझिए, एक चीज बताते हैं हम आपको, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान लगाइएगा कॉन्सेप्ट पर। अगर आप ये कॉन्सेप्ट पर ध्यान लगाते हैं तो आपको अवतल दर्पण में हर एक किरण आरेख समझ में आएगा। देखिए ठीक है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण इसको पा लिया मैंने, ठीक है। अब बताइए मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे बनता है आपका क्या, एफ, यहाँ बनता है सी, और ये लास्ट में होता है अनंत, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट समझते हैं ना, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु होता है, अगर कोई वस्तु को हम लोग अनंत पर रखें, ठीक है, अगर कोई वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पर रखें, और अगर एरो दे दिया गया है तो आप समझ जाइए कोई वस्तु यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अगर कोई वस्तु को अगर हम अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। अनंत पर अगर देखना है तो आप प्रतिबिंब बनाइएगा फोकस पर। अब देखिए अनंत के बाद कहाँ बनेगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी वस्तु आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ गया तो ये भी तो एक स्टेप बढ़ेगा ना। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर कोई वस्तु बनता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र कहाँ बनेगा, फोकस के बीच में। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर बनता है तो उसका प्रतिबिंब एक स्टेप इधर बढ़ेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। यानी जब भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है तो उसका प्रतिबिंब मतलब जब भी कोई वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर होगा, ठीक है, वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु को रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब देखिए कोई वस्तु को अब आ गया कहाँ, वक्रता केंद्र और किसके बीच में, फोकस के बीच में। जब भी कोई वस्तु को अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें तो ये भी एक स्टेप बढ़ाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब भी कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, ठीक है। और जब भी कोई वस्तु को फोकस, यहाँ दर्पण ध्रुव होता है ना, जब भी कोई वस्तु को फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, दर्पण के पीछे। बस ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद किरण आरेख का आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं किरण आरेख।
फर्स्ट ऑफ ऑल में देखिए कि अवतल दर्पण में किरण लड़ाई खींचे जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। अभी तो बताएं कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो उसका फोकस कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बनेगा तथा क्या बनेगा, छोटा। देखिए जिस प्रकार से जितना बड़ा वस्तु है, जितना बड़ा आपका वस्तु है और उसका इमेज देखिए तो वस्तु की अपेक्षा इसका इमेज छोटा है, तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ वस्तु है, ये हमेशा फर्स्ट आपका किरण जो है हमेशा फोकस से गुजरेगा। सेकेंड यहाँ देखिए, फिर यहाँ से यहाँ देखिए परावर्तन जब भी होगा तो आप फोकस से ही गुजरेगा, तो यहाँ प्रतिबिंब आपका क्या हो गया, फोकस पर गुजर गया, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। सेकेंड में देखिए आपका क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, ठीक है, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ना, तो अभी तो पता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, तो इस प्रकार से बनेगा। और यह चीज आपको अभी जो कॉन्सेप्ट बताया गया है बिल्कुल आसान चीज है, अगर हर एक फिगर को देखेंगे ना तो बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ से रख दिया गया है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ रख दिया, एक किरण गुजरा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, यानी ऐसा गुजरिए कि हमेशा जो होना चाहिए कहाँ से गुजरे, फोकस से। देखिए फोकस से गुजरा, चलिए फोकस से गुजर रहा है। अब बताइए फोकस उसके बीच में बनाना है, बस प्रतिबिंब आपको ही बनाना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यानी कि किताब उठाइए बस उसको उससे छाप लीजिए धर करके, तो उससे कोई फायदा नहीं। अब थोड़ा समझिए इसको, पहला जो भी किरण होगा प्रकाश का अपवर्तन का नियम का पालन करते हुए हमेशा कहाँ से गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है। अब आपको प्रतिबिंब बनाना है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, तो कैसा किरण, किरण का मतलब समझिए, वक्रता केंद्र का क्या पहचान है कि अगर कोई भी रेखा वक्रता केंद्र से अगर गुजर रहा है तो ये कभी भी प्रकाश का प्रवर्तन नहीं करता है। प्रकाश का प्रवर्तन मतलब ये जिस दिशा से आता है उसी दिशा में लौट जाता है, यानी ये जो है ना इसी प्रकार से, मतलब ये ऊपर जाएगा, फिर देखिए एरो का मतलब ये ऊपर है तो ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ तो ये रंगा हुआ सतह है तो यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएगा, तो फिर इस प्रकार से इधर आएगा, तो एक ही दिशा में ये क्या होता है, आता जाता रहता है, तो ये वक्रता केंद्र का पहचान। तो उसी प्रकार से यहाँ वक्रता केंद्र का इमेज बन गया, ठीक है। अब देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो अभी तो बताएं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही, और बनेगा देखो दोनों वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, तो ये कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, बराबर बनेगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, जिस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। और अगर ऊपर एरो है तो ये बताइए कि वस्तु सीधा है और ये क्या है, जहां प्रतिबिंब बना हुआ वस्तु क्या है, उल्टा है। देखिए अगर इस प्रकार से एरो होगा, ठीक है, कि इस प्रकार से एरो होगा तब समझ जाइए ये सीधा है, काल्पनिक है, ठीक है। इसका देखिए मुंडी इस प्रकार से है, इसका मुंडी देखा जाए तो इस प्रकार से है, तो ये होगा कोची आपका होगा ये सीधा और ये क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फोर्थ नंबर हो गया, दो आपका कौन सा है, दो आपका और है किनारेक, उसको देखते हैं। अब देखिए जब वस्तु कोची पर हो, फोकस पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, ठीक है, इस प्रकार से फिगर होगा उसका। अब जब वस्तु फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच हो, तभी तो बताएं जब वस्तु फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब होता है क्या चीज, दर्पण के पीछे, ठीक है। जब वस्तु फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो ये सब चीज कॉन्सेप्ट जो है ना याद रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है क्यों, ठीक है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है क्यों, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होती है, और धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी। आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, m बराबर -v/u, जब v बराबर और जहाँ जो है v बराबर u है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जितनी होगी उतना ही कौन सी होगी, वस्तु की ऊंचाई भी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है 17 नंबर में कि आप चलिए अवतल, उत्तल और समतल को तो पहचान जाते हैं, लेकिन आप बिना स्पर्श किए हुए, बिना छुए आप कैसे बता सकते हैं कि वह दर्पण जो है अवतल है, वह उत्तल है और कौन सा है, समतल है। तो बिना स्पर्श किए बताना है फ्रेंड्स। तो अब समतल में क्या देखेंगे ना कि जब किसी वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं, तो समतल का पहचान क्या है, जब भी कोई वस्तु को अगर आप दर्पण के पास ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब, समतल का देखिए कि चीज आप नोट रखिए कि जब भी कोई वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है नहीं वस्तु से बड़ा बनेगा, नहीं वस्तु से छोटा बनेगा, वो समांतर बनता है, यानी समतल बनता है, यानी कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, ये चीज आनी, तो समतल दर्पण का पहचान है। अवतल में जब भी कोई वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा, काल्पनिक बनता है, तथा अगर आप उसको आगे पीछे करेंगे
करेंगे तो उसके आकार में क्या होगा, अवतल दर्पण में दाढ़ी को अगर आप आगे ले जाइएगा, मिरर के आगे ले जाइएगा तो हमें किसका क्या होगा, दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देगा ना, तो हम वस्तु से बड़ा बनेगा। उत्तल दर्पण का क्या है, तो जब भी कोई वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। उसी प्रकार से लिखा गया समतल दर्पण, जब किसी वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है तथा उसे आगे पीछे करने पर उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे समतल दर्पण, तो उसे हम क्या समझेंगे, समतल दर्पण समझेंगे। अवतल दर्पण का क्या है, तो जब किसी वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है तथा उसे आगे पीछे करने पर उसके आकार में वृद्धि होती है, तो वह कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण का क्या है फ्रेंड्स, जब किसी वस्तु को दर्पण के पास ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बनता है तथा उसे आगे पीछे करने पर उसके आकार में कमी आती है, तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। इस प्रकार बिना स्पर्श किए समतल, उत्तल और अवतल का हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चलेंगे फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट लेकर के चलेंगे, चाहे आप अपने कॉपी को वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बहुत ज़रूरी है और जितना से जितना आप इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हर एक लोग इसका लाभ उठाए, वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, ठीक है। 18 नंबर देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इसके कितने नियम हैं। प्रकाश जब वो परावर्तन में पढ़े थे, अब हम लोग का अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम है, 2 नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया फ्रेंड्स। और इसको जो है ना स्क्रीनशॉट लेकर के आप चलेंगे, स्क्रीनशॉट हर एक क्वेश्चन को आप बढ़िया से इसको देख लेंगे कि ठीक है, कि आपका कुछ छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका छूट जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी तो थोड़ा सा 80 नंबर में और है, तो आप उसको देख लीजिए। किसी दूसरा नियम क्या था, किसी विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल के नियम से भी जाना जाता है, ठीक है। म्यू बराबर क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 का अर्थ क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है, तो हर एक क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने आप लोगों के लिए गेसिंग किया है, ठीक है ना, तो आप बहुत अच्छे से देखेंगे। जितना अच्छे रिजल्ट आप ला सकते हैं साइंस में उतना आपके लिए बेहतर है। और आपके लिए हम धीरे धीरे हर एक वीडियो को क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। क्या संस्कृत का, हिंदी का, मैथ का, हम ऑल सब्जेक्ट का आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए हीरा का अपवर्तनांक 2.42 का अर्थ है कि हवा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल का 2.42 क्या होती है, गुनी होती है, ठीक है। अब अगला देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष की ओर मुड़ा रहता है। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर जमा हो जाती है या अभिसारित हो जाती है, इसलिए क्या बोला जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उत्तल दर्पण का दोनों सिरा प्रधान अक्ष के विपरीत मुड़ा रहता है। प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद बाहर की ओर फैल जाती है, ठीक है, जो मुख्य अक्ष से फैलती हुई या अपसारित होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 22वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अवतल दर्पण को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण को कौन सा लेंस, अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखिए अवतल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें एक बिंदु से अपसारित होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की सभी किरणें लेंस की दूसरी ओर एक ही बिंदु पर, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे इतना दूर, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। जहां दिक्कत होगा आप कमेंट कर बता सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है साइंस में, इसलिए नहीं तो हम आपको एक एक समझा करके चलते हैं। और जहाँ भी दिक्कत होगा, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा, बिल्कुल कमेंट करिए, हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, तो कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, आपका 25 नंबर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, अपवर्तनांक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप
बहुत अच्छे से ध्यान से इसको याद कर लेंगे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। देखिए 26वां नंबर जो है, पानी में रखा हुआ सिक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि देखिए पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम का लागू होता है। अगर आपको पूछेगा हीरा चमकीला क्यों होता है, तो वहाँ भी प्रकाश के अपवर्तन का नियम का पालन होता है। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, वहाँ भी प्रकाश के अपवर्तन का नियम का पालन होता है। अब देखिए नियम लागू होता है, किसी भी बर्तन के पानी में रखा हुआ सिक्का आंखों को देखने से क्या होगा, उठा ऊपर प्रतीत होगा। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखिए उसमें तो हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का में अंतर। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या अंतर है। उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह प्रकाश को अभिसारित करता है, यह प्रकाश को अभिसारित नहीं करता, बिल्कुल अपोजिट चीज है। इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स 27 नंबर तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर जहाँ भी दिक्कत हो आप यह क्वेश्चन को दोबारा कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको हम बताया जाएगा। उसके लिए आप फिक्र रहिए, चिंता मत करें। 27 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। बिल्कुल हम सबका और आपको आंसर लिख करके आपको बताया जा रहा है। अब देखिए लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसे कौन सा सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन बाकी देख लीजिए, हम आपको ऊपर नीचे कर देते हैं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से दृष्टि दोष भी देखिए, दृष्टि दोष जो है ना 29 नंबर बिल्कुल आसान है, एक आसान भी है, प्लस आपको बहुत बार पूछा जाता है। ये बड़ा क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। देखिए 28 नंबर है, पानी में सतह डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी दिखाई देती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा विलंब से दूर हटती है, इसी कारण पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। दृष्टि दोष देखिए, दृष्टि दोष हमेशा जो होता है ना आंखों में उत्पन्न होता है, दृष्टि दोष। अब देखिए दृष्टि दोष का क्या कारण है, ठीक है, दृष्टि दोष का क्या कारण है इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए दृष्टि दोष से बड़ा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या कारण है तथा इसका निवारण किस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये लंबा क्वेश्चन पूछेगा। जब आंखों की समंजन क्षमता छीन हो जाती है, यानी समंजन क्षमता मतलब देखने की क्षमता जो होती है ना छीन हो जाती है, तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और दृष्टि क्या होती है, हो जाती है धुंधली हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आंखों का दृष्टि दोष। दृष्टि दोष भी होता है ना फ्रेंड्स 4 प्रकार का, एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जड़ा दृष्टि दोष और चौथा अविद्युकता। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है जिसमें निकट का वस्तु साफ साफ और दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अगर इस दोष को दूर करना है तो हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसका कारण क्या है, तो लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ने से फोकस दूरी क्या हो जाना, कम हो जाना। ये होता है कौन सा आपका, ये होगा आपको दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम लोग दूर दृष्टि दोष का चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स दूर दृष्टि दोष, इसका निवारण निकट दृष्टि दोष को तो बता दिए कि अवतल लेंस का प्रयोग करिएगा। अवतल देखिए जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है ना, जिसमें निकट का वस्तु आपको साफ साफ नहीं दिखेगा, मतलब निकट का वस्तु साफ साफ और दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा, तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ ना कि उसमें अगर उसको दूर करना है, किसी व्यक्ति को अगर हो जाता है निकट दृष्टि दोष, तो उसको डॉक्टर क्या कहता है, उसको सलाह देता है कि आप क्या करिए, अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो आपका निकट दृष्टि दोष खत्म हो जाएगा। अब दूर दृष्टि दोष क्या है, तो जिसमें दूर का वस्तु साफ साफ दिखेगा कि निकट का वस्तु साफ साफ नहीं। निकट में निकट का वस्तु साफ साफ और दूर में दूर का वस्तु साफ साफ। अगर निकट का बात करेगा तो निकट का वस्तु साफ साफ, दूर का नहीं दिखेगा। दूर का बात करेगा तो दूर का दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखेगा। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ और निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, उसे क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता कम होना तथा फोकस दूरी बढ़ जाना, ठीक है। निवारण क्या है, इसको हम दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जड़ा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, देखिए जड़ा का मतलब क्या होता है समझते हैं।
जड़ा का मतलब होता है इसमें निकट और दूर जो है ना थोड़ा जड़ा जड़ा आपको दिखेगा, ठीक है, जड़ा जड़ा मतलब समझिए रहे हैं। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष देखो दोनों एक के साथ होता है कि निकट भी आपको हल्के दिखेगा, दूर भी आपको हल्के दिखेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जड़ा दृष्टि दोष। इसमें श्रेणी पेशियों का कमजोर होना, इसका निवारण करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूरफोक्सी लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा अपने चश्मे में, तो आपको दूर होगा कौन सा, जड़ा दृष्टि दोष। बिंदुकता क्या है, इसमें देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा समझते हैं, जैसे ये पेन है, पेन को अगर देखना है, ठीक है, अगर किसी को बिंदुकता हो जाता है तो अब अगर पेन को देखना है तो वो भाग दिखेगा, ये भाग एक भाग ये वाला दिखेगा तो ये भाग नहीं दिखेगा, अगर आपको ये भाग दिख रहा है तो ये वाला भाग नहीं दिखेगा। तो ये होता है किसके कारण, अबिंदुकता के कारण। कोई भी चीज को आप देखेंगे, कोई भी को अगर कोई भी सिरा देखना है आपको तो एक ये सिरा देख रहे हैं तो ये नहीं दिखेगा, ये सिरा देख रहे हैं तो ये नहीं दिखेगा, तो ये होता है कहीं ना कहीं कौन सा दृष्टि दोष, अबिंदुकता के कारण। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उसे क्या बोलते हैं, अबिंदुकता बोलते हैं। कारण क्या है, तो मानव नेत्र में यह दोष संकुशेलों की कमी के कारण होता है। निवारण इसे दूर करने के लिए बेलनाकार के बने चश्मे का हम लोग प्रयोग करते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो सूर्य से आने वाले प्रकाश जिसमें अनेक रंग होते हैं जब वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायु के अणुओं तथा धूल के छोटे छोटे कणों से इसका प्रकीर्णन होता है। जैसे बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है, ठीक है ना। तो कारण नीला रंग चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है, जिससे हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इस प्रकार से हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को क्या कर दिए, सोल्व कर दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नहीं सॉरी 31 नंबर ही था, ठीक है, 31 + 1 शायद मिसप्रिंटिंग हो गया होगा नंबर देने में। 32 नंबर को हम लोग देखते हैं। 32 से देखिए, 32 क्वेश्चन क्या है ना कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखा देता है, ठीक है। अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, अर्थात वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन अगर नहीं होता है तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, ठीक है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है, जिससे सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और दूसरी तरफ अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आँख तक केवल लाल रंग पहुंचता है। अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, ठीक है। आगे देखेंगे नेत्र का समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आपको हम दिखा देते हैं फ्रेंड्स, आप इसको क्या करेंगे, नोट्स कर लेंगे, बढ़िया से आप याद कर लेंगे, ठीक है। आप बढ़िया से इसे देख लें, ठीक है। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर देते हैं। ये आपका 34 नंबर है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है। फिर 35 नंबर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसे भी आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। 36 नंबर क्या है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है, तो आप इसे बहुत अच्छे से कॉपी में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए अब 37 नंबर को देखते हैं। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है, ये सब 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा, एकदम जरूर इसको याद कर लें फ्रेंड्स, ठीक है। 38 नंबर है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का जो है ना वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उस प्रकार से देखिए आप वर्ण विक्षेपण जो है ना बड़ा में पूछा जाएगा। देखिए फिगर भी इस प्रकार से है, जब कोई भी श्वेत प्रकाश जब कोई प्रिज्म पर आकर के गिरता है ना तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, वही घटना आपको इसमें दिखाया गया है, ठीक है। लास्ट में है इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका हमेशा क्या करेंगे, मतलब इसका हमेशा नहीं, मतलब इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। बस आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा आप पहले करेंगे, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसका। चलिए अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए 40 नंबर है प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर लिखना है, ठीक है। प्राथमिक यानी इंद्रधनुष जो है ना, इंद्रधनुष जो आप पढ़े ना अभी इंद्रधनुष का प्रकार होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष एक होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष। 41 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकीर्णन का मतलब समझते हैं ना कि कोई भी जगह पर प्रकाश पड़ता है ना तो उसमें उस जगह में जितना भी कण होता है ना उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर करके चारों तरफ फैला देता है, यही प्रकीर्णन का कारण है, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे अगर
खिड़की को खोलिएगा ना घर में, तो घर में अगर खिड़की को खोलेंगे ना तो उसमें आप जो भी कण होगा, जहाँ पे पड़ता है प्रकाश, वहाँ पर जितना भी कण होता है ना उसको खींच करके चारों तरफ फैलाने लगता है, जिससे आपको लगता होगा ना कि प्रकाश में कुछ कुछ छोटा छोटा कण घूम रहा है। ठीक है, टिंडल प्रभाव तथा कोलाइडी को परिभाषित करें, 42 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप बढ़िया से देख लें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करके इसे याद कर लेंगे, उसका कॉपी में लिख देंगे। ठीक है, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, किसी बिंदु पर विभव, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसे आप एक बार लिख लेंगे। 44 नंबर, विद्युत धारा क्या है, इसका ऐसा समीकरण, इसका मात्रक सब लिखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का सिर्फ क्वेश्चन है। 45 नंबर, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। 46 नंबर है ओम के नियम। ठीक है, ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई, इसमें आप याद कर लेंगे इसको बढ़िया से, हम आपको बिल्कुल समझा सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपके पास, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है ना, टाइम नहीं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिखाना है। अगर होता तो हम एक एक चीज़ आपको समझा देते, इतना समझा देते कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं होता। चलिए तो हम लोग 47 नंबर को देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। देखिए, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 48 नंबर है, विद्युत विभव में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभव क्या है, या किस मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, घरों में विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी क्या कर सकते हैं, इसे आप कॉपी में अपना नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ आप कमेंट्स के जरिए आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए 51 नंबर देखिए, विद्युत आवेश क्या है या कितने प्रकार का होता है। 52 नंबर है, फ्लेमिंग का देखिए आता है वाम हस्त नियम, और फ्लेमिंग का आता है दक्षिण हस्त नियम। वाम हस्त नियम भी आएगा, दक्षिण हस्त नियम भी आएगा। एक फ्लेमिंग का आता है, एक मैक्सवेल का आता है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से देख लेंगे। 54 नंबर है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को परिभाषित करें। 55 नंबर है, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है, और फिर उसके बाद दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों। तो इसे आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज कर लें, फिर उसके बाद इसके अपने कॉपी में नोट्स कर लें, बढ़िया से इसे देख लें आप। 56, बस फिजिक्स आपका ख़त्म होने वाला है, फिर हम केमिस्ट्री को लाएंगे। देखिए, 57 एक एम्पियर को परिभाषित करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है 2 नंबर में। नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में 2 अंतर बताएं। ठीक है, फिर उसके बाद है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद क्रांति कोण क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसको पॉज करके आप बढ़िया से अपने कॉपी में क्या करें, इसको उतार लें। चलिए फ्रेंड्स, 61 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। बढ़िया से आप तैयारी करके जाइएगा ना एग्जाम हॉल में, तो बहुत मन लगेगा, खुश हो जाइएगा कि अगर इतना क्वेश्चन को आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हरदम खुशी खुशी, अगर इतना क्वेश्चन को सच में कंप्लीट कर लेते हैं ना तो खुशी खुशी, उम्मीद दिलाता हूँ ना कि खुशी खुशी आप एग्जाम हॉल से निकलेंगे। ठीक है, तो 61 नंबर क्या है, भूतापीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। 62 नंबर है, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है या कितने प्रकार का होता है। 63 नंबर है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, एलपीजी का पूरा नाम, जिसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। 64 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है और उत्तम ईंधन का कौन कौन लक्षण है। तो इसे आप क्या करेंगे, पॉज करके आप अच्छे से कॉपी में इसको उतार लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छे से उतार लेंगे। बस थोड़ा क्वेश्चन और है। अब देखिए अगला 57 नंबर, चलिए ये तो शायद हो गया ना, बस एक लास्ट है फ्रेंड। ठीक है, एक 66 नंबर है, चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अति चालक से आप क्या समझते हैं। बड़ा क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको। चालक का परिभाषा देना है, अचालक का परिभाषा देना है, और अति चालक का परिभाषा देना है। 67 नंबर में है आपका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा देना है आपको। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पॉज कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद बढ़िया से कॉपी में इसको क्या करेंगे, नोट्स कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स,
लास्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। 69 नंबर है आपका, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। इसे आप बढ़िया से देख लेंगे। उम्मीद दिलाता हूँ कि फिजिक्स के क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा मतलब कोई क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर आपका क्वेश्चन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप छोड़ दिए हैं, तो आप अपना कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये कमेंट में हमें लिख दीजिए क्योंकि हमें भी पता चले कि हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन छूट गया है, तो उससे हम क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। उम्मीद है फिजिक्स आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानना है, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में यानी केमिस्ट्री का कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सिर्फ हम आपको क्वेश्चन लिख दिए फ्रेंड्स, आप आंसर खुद से इसमें निकाल लेंगे। क्वेश्चन आपको लिख, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है ना कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट्स है, तो आप आंसर उसका खुद निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। सेकंड क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। थर्ड है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उदाहरण देखिए, केमिस्ट्री जब भी आप एग्जाम देने जाइए तो एक चीज जरूर याद रखिए, रिएक्शन केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परिभाषा आ रहा है, लिटरेचर आ रहा है तो आप लिख दिए, लेकिन आपको अगर रिएक्शन नहीं आता है ना तो उसमें से नंबर आपका कुछ ना कुछ माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो रिएक्शन जरूर याद रखेंगे। चौथा नंबर है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या, उदाहरण देकर के समझाइए। इसलिए हम लिख दिए उदाहरण देकर के समझाइए। उदाहरण मतलब कोई भी चीज दीजिएगा, रिएक्शन दीजिएगा। 5वां नंबर, उष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। छठा है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 7वां है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, साफ क्यों किया जाता है। 8वां नंबर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। 9वां है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। 10वां है, विचोजन अभिक्रिया जिसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। 11वां नंबर है, अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। 12वां नंबर है, द्विविस्थापन जिसको उभय विस्थापन भी बोला जाता है। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन, तो आप हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। उभय विस्थापन से आप क्या समझते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, कोई एक उदाहरण दे। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चे। मिश्र धातु किसे कहते हैं, ठीक है। 2 मिश्र धातु के नाम बताना है आपको। 16 नंबर है आपका, सूचक से आप क्या समझते हैं। सूचक से आप क्या समझते हैं, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। 18 नंबर है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है। 19वां नंबर है आपका फ्रेंड्स, धोवन सोडा का रासायनिक नाम भी देना है। साल्वे विधि से धोवन सोडा को बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी में आप अच्छे से इसको लिख लेंगे कि कहीं आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब अगला हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 19 नंबर क्या है, तो पीएच स्केल क्या है, ठीक है। फिर 21 नंबर क्या है आपका, 21 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना है। यह जिप्सम से कैसे प्राप्त होता है, ये बनाया जाता है, आपको लिखना है। 22 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखना है आपको। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखें। इसे हवा में खुला छोड़ने पर विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध क्यों आती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। 24 नंबर है, विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, तो 25 नंबर है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, एक उदाहरण देकर के समझाना है आपको। 26 नंबर है, समाव्यवता किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। 27 नंबर है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, बहुत साल ये पूछा गया है, ठीक है ना, हर एक साल पूछा जाता है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। 28 नंबर है फ्रेंड्स, खनिज और अयस्क को परिभाषित करें। 29 नंबर है आपको, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। 30 नंबर है आपका, मेंडलीफ अवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। फिर उसके बाद निस्तापन भर्जन मंत्र बताना है। सजातीय श्रेणी क्या है, क्या होता है जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है। 35 नंबर, इथेनॉल एवं इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। 36 नंबर है, एस्टर किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं। फिर 37 नंबर है, तत्वों के वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी में क्या करें, अच्छे से नोट कर लें। भी आपके पास 3 दिन समय है ना, क्योंकि फर्स्ट दिन आपका मैथ है, सेकेंड दिन आपका साइंस है, तभी आपके पास समय है। लेकिन हाँ, अगर आप टाइम को बर्बाद करेंगे तो फिर उसके बाद बर्बाद करते रहिए भाई, आपका
लाइव है, आप थोड़ा सा देख के चलें, ठीक है। 38 नंबर है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? कठोर जल को मृदु जल करने के लिए किस सोडियम यौगिकों का उपयोग होता है? इस प्रकार से आप आगे क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। आगे 40 नंबर है धातु के साथ अम्ल को अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? 41 नंबर है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? 42 नंबर है अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? 43 है आपका तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्यों? 44 है धोने के सोडा एवं खाने के सोडा के दो उपयोग लिखना है आपको, ठीक है। 45 से अपरूपता से आप क्या समझते हैं? अपरूपता समझते हैं ना? अपरूपता से आप क्या समझते हैं? कार्बन के दो अपरूप हैं, ठीक है। हीरा ग्रेफाइट का नाम दे देना है आपको। फिर 46 नंबर है धातु और अधातु। देखिए धातु और धातु का दो अंतर पूछेगा। देखिए दो प्रकार से अंतर होता है, एक होता है भौतिक में और एक होता है रासायनिक में, तो दोनों आप याद कर लेंगे इसमें, ठीक है। आगे देखिए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? खनिज अयस्क और गैंग की परिभाषा देना है आपको। साबुन और माजक में अंतर बताना है। साबुन की सफाई प्रतिक्रिया की कार्यविधि समझाना है। जस्ता के दो प्रमुख अयस्कों के नाम, ठीक है, उसके आणविक सूत्र के साथ आपको देना है। फिर जस्ता के अयस्क से निष्कर्षण का वर्णन करना है। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र लिखिए। एल्युमिनियम का शोधन कैसे किया जाता है? गर्म जल का टैंक जो होता है ना, तो बनाने में तांबे का उपयोग क्यों होता है परंतु इस्पात का नहीं? इसमें देना है। अम्ल एवं क्षारक के बीच होने वाले विक्रिया का एक रासायनिक समीकरण लिखें। कठोर जल को साबुन से अपचयित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो इसका प्रकार इस क्वेश्चन को क्या कर लें, स्टॉप करके अपने कॉपी में इसको अच्छे से नोट्स कर लें, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसे आप देख लेंगे। 56 नंबर है आपका एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है? 57 में है विकृत गंधिता क्या है? 58 में आपका संक्षारण का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। 59 में विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताना है। फिर 60 में क्या होता है जब, ये देखिए 2 नंबर का पूछा जाएगा, क्या होता है जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है, ठीक है। फिर आगे है आपका सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है। तीसरा है उसी में है सब क्या होता है जब पूछा जाएगा पोटेशियम आयोडाइड को विलियम लेड एसीटेट विलयन में डाला जाता है। फिर 61 नंबर है अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाना है। फिर 62 नंबर है आपका अम्ल तथा क्षार के अर्हेनीय सिद्धांत की व्याख्या करना है। 63 है धातु की तन्यता और आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका एल्यूमिनोथर्मिक विधि से आप क्या समझते हैं? 65 है प्रगलन में गालक की क्या भूमिका है? 66 में श्रृंखलन गुण क्या है? 67 में क्रियाशील समूह क्या है? 68 में है आपको साबुन कैसे बनता है, साबुनीकरण क्या होता है? 69 में कार्बनिक रसायन क्या है? जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। 70 में मेंडेलीव का आवर्त सारणी नियम क्या है? लोहा। फिर और 71 में है आपका लोहा के एक प्रमुख है इसका नाम एवं सूत्र लिखें। इस अयस्क का साधारण कैसे किया जाता है? 72 में आपका है, ठीक है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखें। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका केमिस्ट्री का। तो इसे आप क्या करेंगे, कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे इस क्वेश्चन को, फिर इसके धीरे धीरे आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन बस हाँ एक चीज़ याद रखेंगे, तो एक ही दिन में सब करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेहनत है बाबू। अगर थोड़ा सा मेहनत आप कर लेंगे ना, तो अगर अच्छे से अगर मेहनत कर लेते तो अगर अच्छा नंबर आएगा आपका तो आप खुश, आपसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा, ठीक है ना। आपसे ज़्यादा तो खुश ऐसे आपके मम्मी और पापा होंगे, बट आपको भी बहुत सारे खुशी मिलेगी। तो थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, ठीक है, टाइम निकाल करके मेहनत। पढ़ाई जो है ना एक नशा है, अगर जिसको चढ़ गया ना वो जल्दी उतरता नहीं है। नशा करो तो पढ़ाई का करो, ठीक है। चलिए देख लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे सबका। अब हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजी को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी का हर एक का नोट्स मैंने बना रखा है, हर एक चैप्टर का बना रखा है, ठीक है। बायोलॉजी का देखिए फर्स्ट में आपको क्या आ रहा है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। दूसरा है आपका पोषण की परिभाषा लिखें। तीसरा है स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। लिख देते हैं बट टाइम नहीं मिलता है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा दिन भर बिजी हो जाता हूँ, कोचिंग चलाता हूँ ना, अपना कोचिंग खुद का चलाता हूँ रुस्तम क्लासेस, तो उसमें हर एक बच्चों को
गाइड मतलब अपना खुद का कोचिंग चलाता हूँ तो थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है, बट आप लोगों के लिए भी मेहनत खूब मैं करता हूँ। और अब जो है ना कि अब इस चैनल पर रुस्तम क्लासेस जो है ना चैनल, उस पर अब हर एक दिन जो है ना वीडियो अपलोड होता रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा नंबर स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। चौथा में जो है अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करना है। पांचवा में प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। छठा में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। सातवां में है एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है क्लोरोफिल अनिवार्य। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके, अगर आप कोचिंग वगैरह किए होंगे तो आपको लिखा होगा, या बहुत सारे गाइड वगैरह में भी मिल जाता है क्वेश्चन। 8वां देखेंगे फ्रेंड्स, 8वां क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, मनुष्य के आहार नाल में पाचन क्रिया का वर्णन करना है। परपोषण, मृतजीवी और परजीवी पोषण को परिभाषित करें, ठीक है। 10वां में है जीवों में पदार्थों का परिवहन की परिभाषा लिखें। 11 नंबर में मूल रूप में जल कैसे पहुंचता है, ठीक है। 12 नंबर में धमनी और शिरा में अंतर बताएं। इस प्रकार से आप यह क्वेश्चन को क्या करेंगे, बढ़िया से पढ़ लें, ठीक है। अब बढ़िया से पढ़ लेंगे और देख सकते हैं आपका किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लें, अपने कॉपी में बढ़िया से इसको क्या कर लें, नोट्स कर लें। उसके बाद अपने कॉपी में क्या करें, इसको बढ़िया से इसको उतार लें, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स में आपको बस क्वेश्चन जितना आपको लिखा दिया गया है, मतलब जितना हम आपको बताएं उतना बस कंप्लीट करके जाइए, आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे। केमिस्ट्री में आप हर एक क्वेश्चन जितना आपको हम दे दिए हैं गेसिंग, ठीक है ना, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करके आएंगे, ठीक है ना। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है ना कि हर एक क्वेश्चन का जो है थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में आपको क्या बोलते हैं, रिएक्शन, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, 30वां नंबर, अनुवांशिकता का अर्थ बताना है आपको, फिर विभिन्नता की परिभाषा देना है। 32 का है मेंडल का प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम बताना है। 33 में आपका अनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 34 में समजात अंग एवं असंजमता, इस समजात अंग से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर ले, अपने कॉपी में इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। बस ये आपका बायोलॉजी का था, ठीक है। बस 2 4 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसे आप थोड़ा सा नोट्स कर लेंगे, इससे स्क्रीनशॉट कर लें आप, ठीक है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से सोल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपका बस इतना ही क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का है, बस कम है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। 58 में लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ होता है, ठीक है। 59 में जैव प्रक्रम क्या है। 60 में श्वसन क्या है। और 61 में श्वास नली, गिल से एवं फेफड़ा से सांस कौन लेता है, ठीक है ना। ये बताना है आपको, श्वसन जो श्वास नली से कौन लेता है, गिल से कौन लेता है। फेफड़ा से तो हम लोग लेते हैं ना, गिल से मछलियां लेती हैं, और श्वास नली से टीडा टिलचट है। इसमें जो है देखिए किस प्रकार से लेता है, अपने कॉपी में लिखना है। 62 में प्रकाश अनुवर्तन बताना है। 63 में भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। 64 में मुकुलन क्या है। 65 में गुणसूत्र क्या है, ठीक है। गुणसूत्र क्या है, इसका कार्य लिखें। 66 में जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन की क्या क्या हानियां हैं। 67 में आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है। 68 में पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। 69 में पादप हार्मोन क्या है। 70 में आहार नाल का चरित्र वर्णन करना है। आहार नाल जो है ना ह्यूमन स्केलेटन में, वो उसका जो पार्ट्स होता है वो उसका आपको वर्णन करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का गेसिंग यहाँ खत्म हो गया। अब इसको आपका काम है कि आप इससे अच्छे तरह से याद कर लें, नोट्स बना करके अच्छे तरह से लिख लें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड बेल आइकन को दबा दे। अब जितनी भी वीडियो होगी ना मेरी अब इस चैनल पे आएगी, हर एक दिन आएगी वीडियो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।